Assalamu alaikum. This is Sir Mohammad Hamza here from Accounting. So today we are going to do May June 2022 Paper 1 Variant 3 for AS Accounting MCQs. Mia has agreed to supply goods to a customer on a sale or return basis. सेल रिटर्न बेसिस मीन कि कस्टमर्स को ट्रायल पे गुड्स दिए गए हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है इन गुड्स से तो वो हमसे परचेज कर लेगा गुड्स, यानी बिजनेस की या मियाँ की सेल्स हो जाएंगी। और एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द कस्टमर माई नॉट बी सेटिस्फाइड, so the customer might return goods back to the business, and obviously in that case sales for the business or Mia will not be made and revenue will not be earned. At the end of a financial year the customer is not indicated whether they will keep the goods. तो कस्टमर ने क्लियर भी नहीं किया कि वेदर वो इन गुड्स पे इंटरेस्टेड है या नहीं। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट शुड मिया अप्लाई टू दीज आइटम्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो देखिए, अगर कस्टमर ने इंटेंशन भी शो नहीं किया और अभी से ट्रायल में दिए तो इट मीन्स मतलब रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ है। अर्न का मतलब है कि गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर दी गए, अकाउंट्स पे नेसेसरीली अर्न करने का मतलब ये नहीं है कि पैसे रिसीव कर लिए। गुड या सर्विस प्रोवाइड कर दी, रेवेन्यू अर्न कर लिया। तो रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ है, तो जो रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ है बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो जो रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ है वो रियलाइज भी नहीं है। इसके लिए मेन कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन का होगा। कुछ स्टूडेंट्स पे ये भी कहेंगे कि प्रूडेंस भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे रेवेन्यू को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं तो प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होगा। लेकिन देखिए, जो उस पर हमें बेटर आंसर टाइम्स चूज करना होता है, प्रूडेंस भी इसका आंसर है, लेकिन द बेटर ऑप्शन इज रियलाइजेशन। क्योंकि जो रेवेन्यू हमने अर्न नहीं किया है तो वो ऑब्वियसली बुक्स पे रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज क्लोजर टू द सिनेरियो इन कंपैरिजन टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सो दैट्स व्हाई रियलाइजेशन विल बी द आंसर। उसमें अगर मेजोरिटी प्रूडेंस चूज करेगी भी तो कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू फिर मेजोरिटी गलत करेगी एंड दैट विल गेट एडजस्टेड इन थ्रेशोल्ड। विच आइटम शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स के कौन सा आइटम इनमें से एज नॉन करेंट एसेट ट्रीट होगा। कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर फॉर एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। अब प्रिंटर देखे बिजनेस मल्टीपल ईयर्स के लिए यूज़ करेगा, मल्टीपल ईयर्स उससे बेनिफिट जनरेट करेगा प्रिंटर से, तो ये आंसर हो सकता है। क्योंकि प्रिंटर ऑब्वियसली एक साल के लिए कुछ मंथ्स के लिए तो लाते नहीं है, उसे मल्टीपल ईयर्स बेनिफिट अगर हमें उससे करना हो तो उसको हम परचेज करते। रेंट पेड ऑन अ फैक्ट्री, दिस इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑब्वियसली एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आता है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ नॉन करंट एसेट। रीपेंटिंग द वुडन ऑफिस डोर, रीपेंटिंग एक्सपेंस है। आप फर्स्ट टाइम अगर पेंट करा रहे हैं सो दैट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट रीपेंट करवा रहे हैं, इन दैट केस इट विल बी एन एक्सपेंस। रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर भी एक्सपेंस होता है। तो बी सी और डी तीनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मीन्स एक्सपेंसेस है वो। तो प्रिंटर ही इसमें नॉन करंट एसेट है, प्रिंटर परचेज करेंगे इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन करंट एसेट। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका आंसर ए होगा। A business is a financial year end of 31st December. That's important to note. It purchased a vehicle on 1 January 2019. ये हो सकता है आप लोग क्लियर ना हो रहा हो, 1 जनवरी 2019 for 30,000. The business depreciates the vehicle at the rate of 20% per annum using the RPM. Depreciation is charged on a month by month basis. The vehicle was sold on 30 September 2021. A profit on disposal of 3,000 had been calculated. However, no entries had been made to record the depreciation for 2021.
अब नॉर्मली तो देखिए हमारी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी होती है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो तो उस पॉलिसी में ऑब्वियसली जो ईयर ऑफ डिस्पोजल है उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा होता। लेकिन ये जो मंथली बेसिस है पे ये हो रहा होता है कि जो ईयर ऑफ डिस्पोजल है उसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हमने 2021 में जितने भी मंथ्स यूज़ किए और कैलेंडर ईयर है इसमें हमारा, इट मीन्स फ्रॉम जनवरी टिल सितंबर, एंड जनवरी टिल सितंबर विल बी 9 मंथ्स। तो इसका ना 2021 में हमने 9 मंथ्स यूज़ किया इसको, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, इसने नहीं किया। What was the effect of not recording the depreciation for 2021 on the profit on disposal? अब ये नहीं है कि उसने शुरू से ही डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, उसने सिर्फ 2021 में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, उसके बेसिस पे उसने गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर दिया। सो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। तो उसने कहा कि इसका अफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, तो हमें रॉन्ग डिस्पोजल तो उसने दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। अब हमें इसमें करेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम इसका करेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल का और रॉन्ग प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल का कंपैरिजन करेंगे टू डिसाइड दैट वेदर इट हैज़ बीन अंडरस्टेटेड और इट हैज़ बीन ओवरस्टेटेड। इसकी कॉस्ट है 30,000। इसका 2019 का डिप्रिसिएशन होगा 30,000 पे हम 20% लगा देंगे। तो दिस विल बी 6,000। ईयर वन पे कॉस्ट पे ही चार्ज होता है, और 2019 के बिल्कुल बिगनिंग में हमने ले लिया था तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, उस पर मंथली पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस सच। तो अब नेटबुक वैल्यू 24,000 होगी, अब 2020 पे इसी पे चार्ज होगा। तो दिस विल बी 4,800। अब उसने देखिएगा 2021 की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की है, उसने 2020 के एंड में जो नेटबुक वैल्यू है उसको यूज करके उसने गेन ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया होगा। तो यहाँ इन ऑर्डर टू सेव टाइम आई विल गो फॉर द मोर डायरेक्ट मेथड। ये देखिए ये प्रॉफिट आया कैसे होगा। अब देखिए उसने गलत नेटबुक वैल्यू के जरिए उसने प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकाल दिया, लेकिन जो हमने डिस्पोजल के टाइम पे प्रोसीड या अमाउंट रिसीव की होगी वो उसने गलत नहीं ली होगी, तो प्रोसीड हमें पता नहीं है। अब अगर हमें सही गेन ऑफ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल चाहिए तो हमें ये डिस्पोजल प्रोसीड कैलकुलेट करना होगा। एक्स में से 19,200 ने माइनस किया होगा, और प्रोसीड नेटबुक वैल्यू से ज़्यादा होंगे जब भी 3,000 का डिस्पोजल हो रहा है। तो 3,000 प्लस 19,200, तो दैट मेक्स 22,200। अब हमें अगर करेक्ट नेटबुक वैल्यू निकालनी तो हमें सिर्फ ये काम करना है। अब 2021 में ये जो 19,200 है इस पे 20% लगेगा, और इस पे अगर हमें 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो हम 9/12 कर देंगे, क्योंकि हमने 2021 में सिर्फ 9 मंथ्स चूज किए, तो ऑब्वियसली यहाँ जितने मंथ्स नॉन व्हीकल को यूज़ किया उतने मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब अगर हम से 19,200 में से 2,880 काट दें यानी 2021 का डेप्रिसिएशन, तो इसका फाइनल नेटबुक वैल्यू आ जाएगा 19,200 माइनस 2,880, तो दैट इज 16,320। अब हमें करेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल निकालना है, तो हम अ, तो हमारे प्रोसीड है 22,200 के, उस पर से हम माइनस करेंगे 16,320।
तो दिस विल बी 5880। और हमारा अभी जो गलत डिस्पोजल था वो 3000 का था। अगर हम करेक्ट नेटबुक वैल्यू से गेन और डिस्पोजल निकालते तो इनफैक्ट ज़्यादा आता, क्योंकि करेक्टेड नेटबुक वैल्यू इज लोअर देन द रॉन्ग नेटबुक वैल्यू यूज टू कैलकुलेट द रॉन्ग प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। तो ऑब्वियसली जब नेटबुक वैल्यू कम होगी तो प्रोसीड ज़्यादा अमाउंट से एक्सीड करेंगे उस नेटबुक वैल्यू को, और हमें ज़्यादा गेन होना था। तो ऑब्वियसली हमारा गेन जो है वो अंडरस्टेट हुआ इनकम स्टेटमेंट में। तो प्रॉफिट अंडरस्टेटेड बाय, तो ये जो करेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल है और इसमें से ये अब गलत रॉन्ग गलत गेन ऑन डिस्पोजल करते आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, वही इसने पूछा भी है। तो दैट मेक्स 2880। ऑब्वियसली हमारा जो गेन है वो अंडरस्टेटेड है। तो आई होप्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सेट किया उसने ये रिसेंट पेपर में। A trader bought a machine on 1 January 2019. He depreciated at the rate of 10% using the SLM. He sold this machine on 1st January 2021 for 4000. The profit on disposal was 200. How much had the machine cost on 1st January 2019? यूजुअली में मशीन की कॉस्ट दी हुई होती है कि, और डेप्रिसिएशन मेथड और रेट को यूज़ करके हम उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फिर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से नेट बुक वैल्यू आ जाती है। नेट बुक वैल्यू को हम प्रोसीड्स का कंपैरिजन करके गेन या लॉस एंड डिस्पोजल निकाल लेते हैं। डायरेक्ट नहीं भी करना हो तो हम डिस्पोजल अकाउंट बना के भी इसको कर देते। अब हमें अगर ना प्रॉफिट और डिस्पोजल दिया हुआ है, उसकी डिस्पोजल प्रोसीड दिए हुए, और हमें बैकवर्ड्स रिवर्ट्स में चल के हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। तो नॉर्मली जब रिवर्ट्स में आता है तो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ज़्यादा होती है। जब नॉर्मली क्वेश्चन करना हो तो फिर तो वो तो हो जाता है। अब एक चीज़ सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के जरिए हम गेन ऑन नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्पोज ऑफ मशीन की। तो प्रॉफिट इस तरह हुआ होगा कि इसके जो भी तो इसके प्रोसीड्स है 4000, वो नेट बुक वैल्यू को एक्सीड कर रहे होंगे। तो एनबीवी ऑब्वियसली 4000 माइनस 200, 3800। अब हमने इसको 1 जनवरी 2021 में बेच दिया। इट मीन्स हमने इस पर 2 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, क्योंकि 21 की तो बिगनिंग में बेच दिया, तो 1920 का डेप्रिसिएशन हमने फिर 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। और डेप्रिसिएशन देखिए इस पर स्ट्रेट लाइन से चार्ज हुआ था। तो स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। तो अगर उससे कॉस्ट को एक्स एग्ज्यूम कर ले, तो एक्स पे अगर हमने परसेंटेज को यूज करके कोई और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेंज द परसेंटेज इनटू अ नंबर। 10% को अगर मैं नंबर में चेंज करूँ तो इट विल बिकम 0.1, तो x इंटू 0.1। तो isn't it will be equal to 0.1 of x। स्ट्रेट लाइन में आपका हर साल ही डेप्रिसिएशन चार्ज सेम रहेगा। तो ये अभी मैं मेथड 1 बता रहा हूँ जिसमें हम इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए कॉस्ट x है, उसमें से 2 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 0.1 ईयर 1 का प्लस 0.1 x ईयर 2 का, ईयर 2 का भी सेम रहेगा। तो x में से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की होगी, तो हमारा नेटबुक वैल्यू 3800 आ गया होगा। तो 0.1 plus 0.1 obviously will be 0.2, so this will become x minus 0.2x is equal to 3800। तो 0.8x is equal to 3800, x is equal to 3800 divided by 0.8, so this will be 4750। और आप लोग से देखिए इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि 4750 पे 10% डेप्रिसिएशन निकालें और उसे मल्टीप्लाई पे 2 करते हैं, 2 साल का आ जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन सेम रहता है।
तो 4750 में से वो 2 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आप देखिएगा आपका एनपीवी 3800 आएगा। तो इट मीन्स ये कॉस्ट सही कैलकुलेट की गई है। तो एक और तरीका भी है। देखिए जो 3800 है, अगर उसको हर के स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज होती है, ईयर 1 पे 10% डेप्रिशिएट किया तो, और ईयर 2 में भी 10% से हुआ है, इजंट इट? ये नेट बुक वैल्यू जो है ये, तो इसका नाम, हमने इसको ओवरऑल 20% से डेप्रिशिएट किया होगा। 10% इन ईयर 1, 10% इन ईयर 2, वही सेम डेप्रिसिएशन। तो आपकी जो नेट बुक वैल्यू है वो, इजंट इट, दिस विल बी 80%। तो 100% आप निकाल लें इससे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो उसको हम नंबर में चेंज कर ले, 0.8x इज इक्वल टू, 100 को 1 में कर ले तो 3800 हो जाएगा। वही देखिए आपका सोल्यूशन बन रहा है कि x के लिए 3800 डिवाइड बाई 0.8 होगा, आपकी 4750 कॉस्ट आ जाएगी। तो आंसर विल बी बी। विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज टोटल अकाउंट रिसीवेबल। तो ये सेल्स का अकाउंट नहीं होता, ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट होता है। तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर्स के भी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स बनाते हैं, उनकी समराइज अकाउंट या टोटल अकाउंट बनाए तो दैट विल बी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो उसकी क्रेडिट साइड में क्या आता है? डिस्काउंट रिसीव का तो कोई लिंक ही नहीं है, ये अकाउंट पेबल में आता है। डिसऑनर चेक ऑन द डेबिट साइड, तो ऑब्वियसली ये भी गलत है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स, ये भी डेबिट साइड में आता है। कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्रेडिट साइड पे ही आता है। तो इसका आंसर डी होगा। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2915। कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस दैट रिप्रेजेंट्स एन ओवरड्राफ्ट। क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट होता है, सो इट शुड हैव अ डेबिट बैलेंस। इफ इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इट मींस ओवरड्राफ्ट। दिस इज नॉट एग्री विद द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेट। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट a bank transfer not recorded in the cash book, check not recorded on the bank statement, and received from a customer, it means ये uncredited deposit है। अनक्रेडिट डिपॉजिट में होता है कि हमारे अकाउंट में किसी ने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर तो हो गया, अमाउंट और ऐड भी हो गया, लेकिन बैंक ने उसको एडजस्ट नहीं किया। तो बैंक के जो स्टेटमेंट के एरर्स होते हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्ट होते हैं। अ चेक इशू टू सप्लाई वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 350 बट वाज करेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक। तो हमने से इसको कैश बुक पे गलत रिकॉर्ड किया है, और हमने पेमेंट को जो है वो अंडरस्टेट किया है। बैंक चार्ज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो उसमें दो एरर कैश बुक के, तीन एरर कैश बुक के, एक और एक एरर बैंक स्टेटमेंट का है। When these items were adjusted, cash book balance agreed with the bank statement. What was the balance shown on the bank statement before any adjustments were made? तो ये हमें बैंक स्टेटमेंट का बिफोर करेक्शंस बैलेंस निकालना है। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट का बिफोर करेक्शंस बैलेंस लेते हैं, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। वो भी नॉर्मली गिवन होता है, यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो उसको देखें, अगर थोड़ा आसान करने तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ मैं टी अकाउंट नहीं बना रहा क्योंकि एमसीक्यू, तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में प्लस माइनस करके कर सकते हैं। तो ये -2915 है, 150 कैश बुक ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं किया था तो ऐड हो जाएगा। अच्छा, एक पेमेंट अंडर स्टेटेड है जो ऑब्वियसली 530 -350 कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितनी। तो दैट इज 180। तो पेमेंट अंडर स्टेटेड है, अब ऑब्वियसली तो पेमेंट हम एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे, तो अवर कैश बुक बैलेंस इज गोइंग टू डिक्रीज।
और बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं थे कैश बुक में। तो -2915 प्लस 150 -180 -25, तो 2970। तो दिस करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। अब देखिए, जो अब हम इसमें रफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो तो हमें पता नहीं है। अभी कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस निकालने का फायदा देखिए ये है कि ये जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट का जो करेक्टेड बैलेंस होता है, दैट इज इक्वल टू द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। तो हम जो करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस का आंसर है उसे हम यहाँ बैंक स्टेटमेंट के करेक्टेड बैलेंस के तौर पे यहाँ ले सकते हैं। इसमें ये जो 450 का अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है ये एडजस्टेड नहीं था ऑब्वियसली, दिस इज गोइंग टू इवेंचुअली इंक्रीज द बैंक बैलेंस, तो ये ऐड होगा। अब हम इसमें बैकवर्ड्स चल के -2970 -4, हम इसका बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। -2970 -4, तो दैट इज 3420, और नेगेटिव में आया। अब सिर्फ 3420 निकालना काफी, तो ये भी पूछे कि आइदर दिस इज डेबिट बैलेंस और इट इज क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए, बैंक में जब हम अपना अकाउंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, बता पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होता है कि हम जब दिल चाहे बैंक से वापस ले सकते हैं। कि सबसे अच्छी एग्जांपल है कि आप एटीएम से जब चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जब दिल चाहे अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैंक पे हमेशा ऑब्लिगेशन होती है कि कस्टमर या क्लाइंट जब दिल चाहे अपना पैसा वापस बैंक से ले सकता है। तो ऑब्वियसली जो हमारे लिए तो कैश एट बैंक एसेट होता है, बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक को क्रेडिट करेगा, और जब भी किसी ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस डिक्रीज होगा, बैंक को डेबिट करेगा। इस चीज़ को आपको क्लियर होगा, अपनी किसी की भी बैंक स्टेटमेंट बैठ के बैंक अकाउंट की देख सकते हो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारे इसमें बैंक स्टेटमेंट में पॉजिटिव बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, अब इसमें नेगेटिव बैलेंस होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा। क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ये कि हमें बैंक को पे करना है, इट मींस बैंक को कस्टमर से रिसीव करना है, बैंक को पे नहीं करना कस्टमर को, तो ऑब्वियसली दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस। तो 3420 डेबिट, आंसर का आंसर सी होगा। The correction of each error would require an entry in the suspense account। तो जब भी ऐसा एमसीक्यू पूछे तो आपको एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस पे फोकस करना है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट नहीं आता, तो उनकी करेक्शंस के लिए सस्पेंस अकाउंट की एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती। सेल्स इनवॉइस ओमिटेड एरर ऑफ ओमिशन। ड्राइंग 60 were debited in the cash book and were credited to the drawings account। तो हमें ड्राइंग्स को ड्राइंग में डेबिट करना चाहिए था, कैश बुक पे क्रेडिट करना चाहिए था, हमने रिवर्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये एरर ऑफ रिवर्सल है। व्हीकल रिपेयर्स में डेबिटेड टू द व्हीकल्स एट कॉस्ट अकाउंट, तो हमने एक्सपेंस को एज एनसीए ले लिया, तो दिस इज प्रिंसिपल।
तो ये चार तो वो एरर्स है जो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। अब इनमें होता ये कि जब एरर की करेक्शन करेंगे तो दो अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ऑब्वियसली दिस correction of these errors do not require an entry in the suspense. Wages 150 were correctly recorded in the wages account and debited in the cash book. इस पे देखिए करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि वेजेस पे डेबिट होना चाहिए था और कैश बुक पे क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने उस पर क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया। और ऑब्वियसली एक अकाउंट में एरर है इसमें, तो यही एरर्स लीड टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस एंड दे रिक्वायर करेक्शन इन द सस्पेंस अकाउंट। तो ऑब्वियसली कैश अब क्रेडिट होगी इसमें, क्योंकि प्रीवियसली इसको डेबिट कर दिया, डबल अमाउंट से क्रेडिट होगी। और डेबिट ऑब्वियसली इस पे सस्पेंस अकाउंट होगा, तो इसका आंसर डी होगा। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर रेंट एंड रेट्स recorded in the income statement for the year ended December 2021 was 76230। तो आपको देखिए इनकम स्टेटमेंट की इस बार अमाउंट दी हुई है जो कि यूजुअली हमें कैलकुलेट करनी होती है, और फिर ओपनिंग क्लोजिंग आपको एक्रूड प्रीपेड भी इसने दे दी है। हाउ मच वाज पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। तो यूजुअली हमें पेमेंट को यूज़ करके इनकम स्टेटमेंट का ट्रांसफर निकालना होता था, अब इस बार इनकम स्टेटमेंट का ट्रांसफर दिया हुआ है उसको यूज़ करके हमें बैंक की फिगर निकालनी है। तो पेपर में देखिए एग्जाम प्रेशर भी होता है, प्लस माइनस करेंगे तो चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। तो द बेस्ट वे आउट इज अब एक रफ टी अकाउंट बनाए एक्सपेंस का और उससे निकालें। देखिए वर्किंग अकाउंट है तो बिल्कुल अब रफ बनाए, कोई मसला नहीं, खराब गंदा संदा, क्योंकि ये सब वर्किंग का अकाउंट है इससे, लेकिन आपके करेक्ट आंसर आने के चांसेस इंक्रीज होंगे और सिली मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली प्रीपेड एसेट होता है तो उसकी डेबिट बैलेंसेज होंगे 770 का, क्लोजिंग बैलेंस है 820। सही ओपनिंग है क्लोजिंग। इसी तरह एक्रूड लाइबिलिटी होता है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रेडिट बैलेंसेज। अब जो इनकम स्टेटमेंट की फिगर गिवन है तो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट पे डेबिट होता है और यहाँ क्रेडिट होगा, इसी तरह ट्रांसफर होता है 76230 IS। परसेंटेज हम या डिफरेंस से बैंक कैलकुलेट कर सकते। तो दिस इज 73780। 73780। आई होप सो आप लोग। Which statement regarding the financial statement of a sole trader are correct? Cash drawings for the year are recorded in the income statement. तो देखिए जो गुड्स की ड्राइंग है वो इनकम स्टेटमेंट में परचेज पे से एडजस्ट होती है, कैश ड्राइंग्स ड्राइंग्स डेबिट कैश पे क्रेडिट हो जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर शो दो। तो जो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो एडजस्ट वो शो होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इक्विटी में ऐड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता, फाइनल प्रॉफिट नहीं होता। प्रीपेमेंट्स ओनली अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट। तो ये है कि एस एफ पी भी आता है, तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। ट्रेड रिसीवर्स अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो जो उस पर करेक्ट आंसर है वो 4 है, डी। बाकी कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी द आंसर। A business provided information regarding its first year of trading.
credit sales received from customer recorded contra. The net trade receivables recorded in the statement of financial position was 1660. What was the balance on provision for doubtful debt account at the end of the year? इसमें मेन बात है कि ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है. इट मीन्स कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा. अब इसमें होता ही है कि जो ट्रेड रिसीबल या एसएलसीए से जो बैलेंस सीडी आता है उस पर से प्रोविजन एडजस्टेड नहीं होता, क्योंकि जो अकाउंट रिसीबल या एसएलसीए जो बैलेंस सीडी आता है उस पर हम प्रोविजन को यूज़ करके हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं, और एसएफपी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस सीडी माइनस किया जाता है. और अगर फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग है तो उसके लिए फर्स्ट टाइम इसने प्रोविजन सेट किया होगा, तो जो इंक्रीज इन प्रोविजन है वो बैलेंस सीडी भी होगा. तो पहला काम से कर सकते हैं, अगर हम रफ अकाउंट रिसीबल बना ले, ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं, तो इन चेंजेस से ही बैलेंस सीडी आ जाएगा. 93730 हमारी सेल्स है, 76,500 वहाँ आ जाएगा. बिल्कुल देखिए से रफ बना है क्योंकि वर्किंग का अकाउंट है. रिकवरेबल डेट 150 की है और कॉन्ट्रा इस 80. तो ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, तो इन चेंजेस से इजंट इट हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा. 93730 माइनस 76,500 माइनस 150 माइनस 80. तो 17,000 हमारा बैलेंस सीडी हो गया. अब इस पे देखिए बैलेंस शीट में इसने क्या किया होगा कि 17,000 में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो बैलेंस सीडी माइनस किया होगा, तो हमारा 16,660 आया होगा. तो प्रोविजन की कोई एडजस्टमेंट इसमें अकाउंट रिसीबल के अकाउंट में नहीं होता, तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस सीडी है उस पर कैलकुलेट करके एडजस्ट किया जाता है. तो पीएफडी निकालना है तो 17,000 माइनस 3, तो दिस इज 340. तो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 340 है. Which items are recorded in the income statement of a sole trader? Interest payable on bank loan. हो सकता है. अच्छा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल सोल ट्रेडर में तो ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू सोल ट्रेडर, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट एंड कैपिटल की कोई नीड नहीं है, तो जिसमें टू आप उसको कट कर सकते हैं. आंसर बी और सी में से बच गया. अच्छा, अब एक बी में 1 और 3 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इट इज़ फॉर लिमिटेड कंपनीज. तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो इंटरेस्ट और बैंक लोन वो ऑब्वियसली एज एक्सपेंस आता है, तो इसका आंसर सी होगा. द समरी ऑफ अ ट्रेडर्स बैंक स्टेटमेंट्स फॉर इज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग शोड द फॉलोइंग अमाउंट्स. तो देखिए इस इन एमसीक्यूज पे इस चीज़ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट्स द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग. रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कैश सेल्स टेकिंग बैंक. देखिए इसे वो कैश कैश सेल्स है जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई है. हो सकता है हमने कैश सेल्स इससे ज़्यादा की हो, उस पर से हमने कुछ पेमेंट किया, फिर हमने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाया है. रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर भी दिया हुआ है. द ट्रेडर टुक 2,000 एवरी मंथ, 2,000 every month from takings as drawings before banking the remaining takings. अब देखो खुद कह रहा है कि टेकिंग्स या कैश सेल्स में से हमने पहले ड्राइंग्स की, उसके बाद रिमेनिंग डिपॉजिट करवाया. तो इट मीन्स हमें जो कैश सेल्स की टोटल अमाउंट है वो खुद कैलकुलेट करनी होगी. ट्रेड रिसीवर्स एट द ईयर एंड अमाउंटेड टू 9,500. अब ट्रेड रिसीवर के देखा बैलेंस शीट ही दिया हुआ है, उससे रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है. तो हम यहाँ रफ टी आर अकाउंट बना के अगर चाहे तो बैलेंस शीट ही निकाल सकते हैं. का जो बैंक का अमाउंट है रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स वो 25,000 है. ईडी हमारा 9,500 है. तो वी कैन कैलकुलेट सेल्स, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी. तो 25
20,000 प्लस 9,500 माइनस 25,000 प्लस 9,500, दैट विल गिव अस 34,500। और कैश सेल्स के लिए हमें ये करना होगा कि देखिए जो बैंक में डिपॉजिट करवाए वो 82,000 है, और 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर हम कर दे, बिकॉज तो 2,000 पर मंथ दिया, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दे तो हमारी एनुअल ड्राइंग्स आ जाएगी कैश की। तो दैट इज 24,000। 82 में अगर हम 24 ऐड कर दें, जो डिपॉजिट करवाया था उसमें से ड्राइंग की थी वो ऐड कर दे, तो हमारी कैश सेल्स की टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें इसका फाइनल आंसर चाहिए, तो सिंपली जो 106,000 है, तो आप कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को ऐड कर दे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो दिस इज 145,000। तो ये हमें आंसर डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा। Dame provided following information about her business: 1st January, 31st December. Total assets, current liabilities. तो ईयर एंड बिगनिंग के और ईयर एंड के एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दिए हुए। ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेस टुक अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 10,000 एंड चेंज ड्राइंग टोटल 12,000 ड्यूरिंग द ईयर। इट मींस लाइबिलिटी जो है वो करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की नहीं है। व्हाट वाज जेन्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2021? अब देखिए लॉन्ग टर्म लोन जो है वो ईयर एंड का है, इट मींस जो ईयर ओपनिंग बैलेंसेस है उस पर लोन ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं होगा, उसका पार्ट नहीं होगा। इसमें इन द फर्स्ट प्लेस अकाउंटिंग इक्वेशन यूज होगी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है, अगर हम कैपिटल को सब्जेक्ट बनाए तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल हो जाएगा। अब ईयर बिगनिंग में अगर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं, तो इट मींस करंट लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी होगी। तो अगर हम 108 में से 7,500 माइनस करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा हमारा। तो दिस इज 100,500। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें निकालना है, 119,000 होगा, उस पे से करंट लाइबिलिटी माइनस होगी। और अगर करंट ईयर में हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया तो इट मींस ईयर एंड में एक नॉन करंट लाइबिलिटी भी है 10,000 की। इस पर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो दिस इज 97,500। देखिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिए, और जेन है तो उसका लो सोल ट्रेडर है। की वर्किंग यहाँ कर देता हूँ। पार्टनरशिप का जो इक्विटी सेक्शन होता, सोल ट्रेडर का जो इक्विटी सेक्शन होता है, वो होता है ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल यहाँ है नहीं तो मैं लूंगा नहीं, लेस ड्राइंग्स। तो इससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। अब क्लोजिंग कैपिटल है हमारा 97,500, ड्राइंग्स है हमारी 12,000 की, और ओपनिंग कैपिटल है हमारा 100,500। तो अगर इसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो देखिए 97,500 में 12,000 ऐड होगा और 100,500 माइनस होगा। तो 97,500 प्लस 12,000 माइनस 100,500, तो दिस इज 9,000। तो 9,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। 14 एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप चेंजेस हैज बीन मूव टू A2, सो वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस एमसीक्यू नाउ। Profit on realization partnership dissolution is also in A2, so don't need to waste time on this.
लेकिन सिंपल पार्टनरशिप इज स्टिल अ पार्ट ऑफ एएस सिलेबस, तो सिंपल पार्टनरशिप का कोई एमसीक्यू चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो वो हम ऑब्वियसली अटेम्प्ट करेंगे. XYZ and partnership sharing profit and losses in the ratio 5:2. Y is entitled to a salary of 18,000. Partners receive interest at 6% per annum on their capital account balances at the beginning of the year. At the beginning of the year capital account balances, तो beginning के ही दे दिए, इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं. सैलरी दी हुई एक पार्टनर की, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर बाई सैलरीज एंड पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और यहाँ देखिए दो में अप्रोप्रिएशन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, तो इट मीन्स ये प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन है. अब व्हाट इज वाई शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट. अब यूजुअली इस टाइप के एमसीक्यू में स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि वो रेसिडुअल प्रॉफिट का शेयर निकाल के आंसर चूज कर लेते हैं. देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो से जब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं दैट इज शेयर ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट. तो ये सब रेसिडुअल प्रॉफिट का जो बचा कुछ आखिर में प्रॉफिट होता है उसका शेयर होता है. और बाकी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है एज अ रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग कैपिटल, तो इन्हें आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है. तो वाई का अगर हमें टोटल शेयर निकालना है ना, तो देखिए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, प्लस उसकी सैलरी, प्लस उसका शेयर ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट. तो हमें तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 140,000. सबसे पहले हम सैलरी कट कर सकते हैं 18,000 की. तीनों के इंटरेस्ट कैपिटल माइनस कर सकते हैं, तो 30,000 का 0.06 हो जाएगा 1800. सिंपली मैंने कैपिटल पे 6% लगा दिया, तो 1320 1200. इससे हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा 12. 117680. अब इससे हम सबका शेयर निकालें क्योंकि देखिए उसने कैलकुलेशन से वाई की मांगी, तो पार्टनरशिप के एमसीक्यूज में टाइम ये होगा कि ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, आपसे उस पार्टनर की कैलकुलेशन करें जिसका वो पूछ रहे हैं, तो अपना टाइम बचा सकते हैं. तो वाई का शेयर रेसिडुअल प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं, तो 117680 को अब इस पे से 5:2:3 तो रेशियो दिया हुआ है, इसके जरिए फ्रैक्शन फॉर्म करना होगा. तो उसका ना टोटल में से इसके दो पार्ट्स है वाई के, और टोटल पार्ट जो है वो 10 है, 5 + 2 + 3. तो दिस इज 23536. तो एग्जाम ने चला के देखिए आपको शेयर ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट भी आंसर में दिया हुआ है, लेकिन इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो ये आंसर नहीं होगा. अब हमें अगर वाई के टोटल शेयर निकालने, देखिए वाई की जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 23536 है, वाई की सैलरी 18,000 है, और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1320 है. कि शेयर ऑफ प्रॉफिट के अलावा उसने ये सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल भी आउट ऑफ प्रॉफिट रिसीव किया फ्रॉम द पार्टनरशिप. 23536 प्लस 18,000 प्लस 1320, so that makes 42856. इसका आंसर सी होगा. ड्यूरिंग देयर बिजनेस इशूड $1 और डरी 1.2 ईच का शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है. द डायरेक्टर्स प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर.
तो फाइनल डिविडेंड देके नहीं एडजस्ट होता। इस साल जो डिविडेंड पे होता है वो एडजस्ट होता है, जो प्रपोज होता है करंट ईयर का डिविडेंड वो एडजस्ट नहीं होता। व्हाट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वर अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन, तो दोस्तों रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है वो इशू ऑफ शेयर। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल पार वैल्यू से बन की क्रेडिट होगा, और शेयर जो उसमें 0.2 का प्रीमियम है, प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन इशू वैल्यू एंड पार वैल्यू। तो पार से कितना एडिशनल अमाउंट पे शेयर इशू हुआ है वो प्रीमियम होता है, तो 0.2 का प्रीमियम है। तो ऑर्डनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में सिर्फ अफेक्ट आएगा उसका, तो ऑब्वियसली इसका आंसर सिर्फ ए होगा। The following items from the bank transaction: share issue proceeds, sale of non-current, dividend paid, increase in bank loan. What was the net increase in the company's bank balance as a result of the? ये तो बहुत ही ईजी है। तो आपको इनफ्लो आउट में से आउटफ्लो माइनस करके ओवरऑल देखना है कि वो नेट इंक्रीज करे, प्लीज पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। 30,000 ऐड होगा, सेल ऑफ 5,000 भी ऐड होगा, डिविडेंड पे किया माइनस होगा, और देखिए इंक्रीज इन बैंक लोन है। इट मीन्स हमने लोन पे नहीं किया, लोन रिसीव किया है, तो दिस विल बी इनफ्लो। अगर हमें पे करे होते तो फिर हम उसको माइनस करते हैं। तो दैट इज 32,000। ओवरऑल हमारा जो कैश है वो 32,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर भी हो जाए। On 1st January, the company had total revenue reserves of 122,000. Revenue reserve created from profits of the company and include retained earnings plus general reserve. During the year ended 31st December 2021, the following took: a dividend was paid, an amount was transferred, premises were revalued upward. For the year ended, the company made a profit for the year. कंपनी में भी बाजुगत होता है, डेटा ज़्यादा दिया हुआ होता है, आप ही देख लें कि उसे क्या कैलकुलेशन करवा रहा है, उसके हिसाब से ही अपनी कैलकुलेशन करें और अपना टाइम सेव करें। यानी कि सब कुछ कैलकुलेट करने बैठ गए। व्हाट वाज द टोटल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, तो हमें रेवेन्यू रिजर्व का अपडेटेड बैलेंस निकालना है। तो देखिए 3 तो बिल्कुल ही रेलिवेंट है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड है, तो हमें इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसको स्टार्ट करेंगे 122,000 से। अब देखिए डिविडेंड हम अपने रिटेन अर्निंग से पे करते हैं, तो रिटेन अर्निंग रेवेन्यू रिजर्व का ही पार्ट होता है, तो ऑब्वियसली हमारा रेवेन्यू रिजर्व डिक्रीज होगा। अच्छा, अब सेकंड एडजस्ट इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। 10,000 was transferred from retained earning to general reserve। इससे क्या होता है, आपका रिटेन अर्निंग बढ़ेगा 10,000 से। ऑन द अदर हैंड, सॉरी माय बैड, रिटेन अर्निंग आपका डिक्रीज होगा देखिए 10,000 से, और ऑन द अदर हैंड जनरल रिजर्व इंक्रीज होगा 10,000 से। आपके दोनों ही रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, तो रेवेन्यू रिजर्व का एक अकाउंट तो इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, और दूसरा डिक्रीज हो रहा है 10,000 से। तो इसका रेवेन्यू रिजर्व्स के टोटल पे या इक्विटी के टोटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर वो रेलिवेंट है, वो हम लेंगे, वो ऐड हो जाएगा, दैट विल, वो रिटेन अर्निंग में ऐड होता है, तो दैट विल इंक्रीज रेवेन्यू रिजर्व। तो दैट इज 146,500। तो हमारा अपडेटेड फिगर आ गया, आंसर सी होगा। व्हाट वुड इंक्रीज द करंट रेशियो ऑफ अ बिजनेस, तो ये वो एमसीक्यू है जिसमें हमें सारे आंसर चेक करने पड़ते हैं। पेपर में मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसा एमसीक्यू आप कोई पहले नहीं करें, पहले आप दूसरे कर लें, उसके बाद एंड में ऐसा एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, तो इस पेपर आपको सारे आंसर चेक करने पड़ते हैं। Buying goods on credit for 2,000 and selling immediately for 3,000 cash। अच्छा, पहले हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। पेइंग वेजेस ऑफ 3,000 इन कैश, तो इससे तो हमारा करंट एसेट ही डिक्रीज होगा, तो उससे करंट रेशियो इंप्रूव हो ही ना जाए, तो ये तो गलत होगा। परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, अब नॉन करंट एसेट इंक्रीज होने से करंट रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
और क्रेडिट परचेज करेंगे तो एक तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, और एनसी इंक्रीज होगा तो एनसी इंक्रीज होने से करंट रेशियो इंक्रीज नहीं, क्योंकि करंट रेशियो में करंट एसेट्स आते हैं, तो ये भी इरेलीवेंट है। गलत ऑप्शन हो गया। सेलिंग गुड्स एट कॉस्ट प्राइस ऑन क्रेडिट, तो देखो हम क्रेडिट पे सेल्स करें तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएगा, ऑन द अदर हैंड हमारी इन्वेंट्री भी डिक्रीज होगी। तो एक ऐसे करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो नो इफेक्ट ऑन द करंट एसेट। तो करंट एसेट पे इफेक्ट नहीं आ रहा तो ओवरऑल करंट रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये भी होगा कि पहले हम गुड्स खरीदेंगे फॉर 2000, कि पहले में ये होगा इन्वेंट्री बढ़ेगी, ठीक है, ऑन द अदर हैंड ट्रेड पेबल भी बढ़ेगा। तो बाइंग ओवर क्रेडिट से तो करंट एसेट भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी सेम अमाउंट से इंक्रीज, तो नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो। लेकिन फिर इसका सेकंड पार्ट है कि उन गुड्स को अगर हम 3000 कैश का बेचें तो देखिए कैश इंक्रीज होगा 3000 से, और आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी 2000 से। तो देखिए इस पर भी होगा, एक करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक दूसरा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा अमाउंट से हो रहा है, जो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है वो कम अमाउंट से हो रहा है। तो इजंट इट दिस माइट इंप्रूव आवर करंट रेशियो, 1000 का नेट इंक्रीज है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर जनवरी? का फैमिली फार्मूला होता है, पहले तो देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आसान है इसकी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होगा, परचेजेस ऐड होगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारी आ जाएगी। तो दिस इज 21,700, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए तो हमारी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है 3500 प्लस 2800 डिवाइड बाई 2, तो $3150। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, सिंपली आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर दे एवरेज इन्वेंट्री, आ जाएगा आपका आंसर। तो दिस इज 6.89 टाइम्स, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विच स्टेटमेंट्स अबाउट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर करेक्ट? सेमी वेरिएबल वो कॉस्ट होती है जिसमें कुछ फिक्स्ड एलिमेंट होता है, कुछ वेरिएबल भी होता है। फॉर इंस्टेंस आपका जो वो के इलेक्ट्रिक का बिल होता है, तो उसमें लाइन रेंट फिक्स्ड है, फिर बाकी जो पावर चार्जेस है वो दैट डिपेंड्स कि आपने कितने किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की। पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑलवेज चेंजेस फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट। पार्ट ऑफ द अमाउंट चेंजेस फॉर द अमाउंट ऑलवेज चेंजेस, तो पूरा अमाउंट चेंज नहीं होता, उसका जो फिक्स पोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो ये कांस्टेंट रहता है फिक्स, लेकिन वेरिएबल पोर्शन चेंज हो जाता है। तो अमाउंट ऑलवेज चेंजेस, तो थ्री तो जिसमें वो तो वैसे ही गलत है। अब ये ए है या डी है? पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑलवेज चेंजेस फॉर एनी फॉर अ गिवन। अब जो क्वेश्चन जो ऑब्वियसली कोई आउटपुट लेवल गिवन होता है उसके हिसाब से चेंज हो रहा होता है, तो इसका आंसर डी होगा।
हो सकता है आप में से कुछ लोग ए बी चूज कर ले। तो ऐसा एमसीक्यू मेजोरिटी को प्रॉब्लम करेगा तो थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा। A company has a financial year end of November. It has no opening inventory. No opening inventory at the beginning of a financial. Doing the following amounts of inventory were purchased. Purchases sales for the period are 500. Inventory is valued at average cost. What is the value of inventory to the nearest dollar at the end of the year? देखिए वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर मांगी है। तो इट मीन्स हमें डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दी, तो इट मीन्स ये टेस्ट कर रहा है पीरियोडिक मेथड को। पीरियोडिक में होता है कि हम ईयर एंड में से इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं वंस, दैट्स इट। जब पीरियड के एंड में कैलकुलेट करते हैं वंस, दैट्स इट। अब एफको से देखे आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्वांटिटी यूनिट कॉस्ट। तो पहले हम देखें, यहाँ एक काम करते हैं, हम परचेज कॉस्ट टोटल में निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हमें एवरेज कॉस्ट एफको से एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो हम इसके लिए रिक्वायर्ड। तो 330 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 13,200 हो जाएगा। और 288 को 50 से कराते सो दैट विल लीड टू 14,400। इनका टोटल भी कर लेते। तो दिस इज 27,600। अब हम यूज़ करेंगे इसका एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला। इसका देखिए आसान फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट प्लस जो परचेजेस की है उसकी कॉस्ट, और ये डिवाइड हो जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट से और प्लस परचेज के यूनिट से। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द परचेज कॉस्ट। मैंने आपके लिए टोटल निकाल दी 27,600। तो ऑब्वियसली एवरेज कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट से। ओपनिंग इन्वेंट्री होगी तो आपको उसे भी कैलकुलेशन में लेना, उसे इग्नोर नहीं करना है। तो आपकी यूनिट्स ऑब्वियसली हो जाएंगे 330 प्लस 288। तो ये आ रहा है $44.66। इसका अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो कैलकुलेटर में जो आपका आंसर आएगा उसे आप एज इट इज छोड़े। और अब हमें ये निकालना है कि हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स क्या है और ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। देखिए 330 और 288 को ऐड कर ले तो हमारी जो परचेज यूनिट्स है वो 618 है। तो देखिए हमने 500 यूनिट सेल किए। तो 118 हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स बच गए। तो ये जो हमारी एवरेज कॉस्ट है इसको हम 118 से करा देंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका इजी वे होती है कि आप अपना एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट का फॉर्मूला कैलकुलेटर में एंटर करें और जो आंसर आए ना तो राउंड ऑफ नहीं उसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट से जो कि 118 है। तो आपका आंसर आएगा 5270। इवन अगर आप 44.66 को भी 118 से कराएं तो आपका आंसर 5269 या 69 आएगा, 5269.88 आएगा। तो ऑब्वियसली राउंड ऑफ नियरेस्ट डॉलर में करें, राउंड ऑफ करें तो इट विल बी 5270। A business has the following budgeted data for the production of 50,000 units। सही है, बजटेड डेटा दिया हुआ है। टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस बिजनेस एट्स 40% द कॉस्ट ऑफ।
तो नॉर्मली तो हम ये करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम मार्कअप ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ मार्कअप ऐड होगा सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो हमें वो यहाँ ऊपर की डेटा से निकालनी होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसान है। हम इस पर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, इनडायरेक्ट लेबर लेंगे, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज लेंगे, सेल्स का नहीं लेंगे, नॉन प्रोडक्शन है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, ना हम ये लेंगे ना हम ये लेंगे। तो जिन चीज़ों में टिक लगाए उनको हम अगर ऐड कर ले तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो 300 प्लस 20 प्लस प्लस 80, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40,000 है। इस पे मार्कअप ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 184,000। और कॉस्ट पे अगर हम मार्कअप ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा 644,000। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमने जो वैल्यूज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए वो 50,000 यूनिट्स पे बेस्ड है। तो उसमें अगर मैं 644,000 को डिवाइड कर दूँ 50,000 से, तो मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। तो दिस इज 12.8, 12.88 इज सेलिंग प्राइस पर। और उसने सेलिंग प्राइस 500 यूनिट्स की पूछी, तो 12.88 को अगर 500 से मल्टीप्लाई कराते तो 500 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वही उसे रिक्वायर्ड है। तो दैट विल बी 644। तो इसका आंसर सी होगा। रेंट ट्रेडर rents a vehicle for 10,000 which allows him to cover 20,000 miles per financial year. If this mileage is exceeded, an additional charge of 5,000 is made. कौन सी एग्जाम्पल है? बढ़ जाएगा तो देखिए एग्जैक्टली फिक्स भी नहीं है, एग्जैक्टली वेरिएबल भी नहीं है। सेमी वेरिएबल होता अगर देखिए वो पर माइल चार्ज कर रहा होता ना आपसे, अगर कोई पर माइल चार्जेस कर रहा होता तो चले सेमी वेरिएबल भी हो जाती, वो फिक्स्ड अमाउंट और उस पर वेरिएबल चार्जेस होते तो वो सेमी वेरिएबल हो जाता है, वो वेरिएबल पे लाई करता। लेकिन यहाँ हम देखिए कोई पर माइल कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स इसमें वेरिएबल कॉस्ट का तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ना ही सेमी वेरिएबल आंसर हो सकता है ना आपका वेरिएबल हो सकता है। स्टेप का देखिए चांस इसलिए कि अगर माइल्स एक्सीड करेंगे तो फिर कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, वो पर माइलेज कॉस्ट नहीं बढ़ रही। जैसे ही माइलेज एक्सीड होगा 6,000 से 5,000 से कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इजंट इट ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। तो इसका आंसर सी होगा। Why might a business calculate contribution to sales ratio rather than CPU when the break even point expires? इसके लिए तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही चाहिए होता है, तो ए तो होगा नहीं। When the business ये हो सकता है बी, when the business produces and sells several products, when the value fixed cost is uncertain, when there are limiting factors affecting for production।
देखिए अगर इसमें हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज़ नहीं करेंगे तो उसके बगैर हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं निकाल सकते, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बगैर हम ये लिमिटिंग फैक्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ए और डी तो होंगे ही नहीं। फिक्स कॉस्ट अनसर्टेन है, तो फिक्स कॉस्ट अनसर्टेन है तो उसको कंट्रीब्यूशन से कोई ऐसा जितना लिंक नहीं बनता। व्हेन अ बिजनेस प्रोड्यूसेस इट सेल्स सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इसमें अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालेंगे तो सर्टेन कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी या सर्टेन चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो उसमें बाकी आंसर जो पुअर चॉइसेस है तो बचता ही भी है, तो इसका आंसर बी होगा। और ये सर्टेन वेयर टाइप के एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपको माइट बी पॉसिबल के आंसर रटना भी पड़े, क्योंकि बहुत कभी कभी ये रिपीट भी हो जाते हैं। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? देखिए हमें इस हिसाब से कैलकुलेशन को लेके चलना है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला यूज करें, उसी की वैल्यूज यूज करें। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हुए कि ब्रेक इवन में हम वो यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे जिससे हम अपनी सारी टोटल कॉस्ट कवर कर सके, विच विल इंक्लूड प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन। और कंट्रीब्यूशन निकालते हुए भी हम सेलिंग प्राइस से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 27,000 में देखिए ये होगा 360,000 प्लस 120,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होंगी, ऊपर सारी फिक्स कॉस्ट ऐड होंगी, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट आ जाएगा। देखो स्ट्रेट अवे आप कैलकुलेटर में एज इट इज पुट ऑन करके आंसर निकाल लें, 360,000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 26, तो हमारा 24,000 आ रहा है आंसर। तो इसका आंसर, तो इसका आंसर डी होगा। K Limited manufactures sells a single type of product. Single. The following in respect of it: selling price, variable cost, total fixed cost, production, and sales. One of the major assumptions for marginal costing is that production and sales units will be equal. How many extra units would the company need to produce sell to increase the budgeted profit by 26? तो पहला काम तो हमें ये करना चाहिए 28 पे कि हम अगर टोटल कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट काट दे तो हमारा करंट प्रॉफिट आ जाएगा। पहले तो हमें वही निकालना चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं 80 माइनस, तो दिस विल बी 52। ये हो जाएगा 52 इंटू 3500 यूनिट्स, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ज़्यादा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट हमें 70,000 दी हुई है। तो पहले हमें करंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1,12,000। अब वो कह रहे हैं कि इंक्रीज द बजटेड प्रॉफिट बाय 26,000, तो मैंने अभी फिलहाल बजटेड प्रॉफिट निकाल लिया 1,12,000 से। अब वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने कंपनी बेचे कि उसका बजटेड प्रॉफिट 90,000 से बढ़ जाए। तो हमें 3500 यूनिट्स पे 1,12,000 का प्रॉफिट होता है। तो हम उस पर निकाल लेते कि इसको न्यू प्रॉफिट कितना चाहिए। तो न्यू प्रॉफिट विल बी 112 प्लस 26, तो दिस इज 138,000।
अब हमें इसको अपने लिए ईजी करना है तो हम टारगेट यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर टारगेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो टारगेटेड प्रॉफिट 138,000 होगा, फिक्स कॉस्ट 70,000 होगी, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑब्वियसली विल बी 50, उसमें कोई चेंज। तो दिस इज 4,000। अगर उसने एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचे तो अब हमें अगर हमें अपना प्रॉफिट 26,000 से बढ़ाना है तो हमें 4,000 यूनिट्स बेचने की ज़रूरत है। और करंटली 35 यूनिट्स बजट करेंगे, सेल करेंगे, तो एडिशनल यूनिट्स हमें 500 बेचने होंगे। आंसर सही होगा। अब 29 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। A manufacturers manufacturer sells two different colors of paint. Manufactures and sells. The following actual information है. Revenue directly, material fake profit loss. The company is considering closing the blue paint department, using the extra space to increase revenue red paint by 20%. Variable cost will increase in the same proportion as the increase in revenue. तो इसका वेरिएबल कॉस्ट सेम प्रोपोर्शन, इट मींस वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगी. What would be the change in the total profit if the action is taken? Change in total profit if this action is taken. तो हमें एक तरह से पहले न्यू प्रॉफिट निकालना है, फिर न्यू माइनस ओल्ड टोटल प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है. तो न्यू प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ. तो देखिए, जो 350,000 है उसका 20% से बढ़ा दे, यार इसका अब एक तरह से 120% ले ले. तो 20% बढ़ाने के बाद 120% हो जाएगा. तो ये हो गया 4,20,000. वेरिएबल कॉस्ट पे भी होगा कि 180,000 जो है वो का 20% से बढ़ा दे. तो दिस विल बी 216,000. तो 204. फिक्स कॉस्ट पे देखिए मसला क्या आएगा कि उसकी अपनी फिक्स कॉस्ट तो है 1,10,000 की, प्लस जो प्रोडक्ट हम जो नहीं बनाएंगे ना, कि फिक्स कॉस्ट स्टिल हमें इंकर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे ब्लू पेंट का कुछ प्रोड्यूस करें या ना करें. तो हम चाहे जैसे ब्लू पेंट प्रोड्यूस करें या ना करें, उसकी फिक्स कॉस्ट हमें पे करनी होगी. तो 110 + 88, तो फिक्स कॉस्ट हमें उस प्रोडक्ट की भी बेयर करनी पड़ेगी जो हमने बंद कर दिया. तो 204 माइनस 190, तो प्रॉफिट इज जस्ट 6,000. अब वो पूछ रहा है चेंज इन प्रॉफिट, तो हमारा जो, क्योंकि हम जब उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर रहे थे तो हमें लॉस तो हो रहा था, लेकिन उसका डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव था, विच वाज हेल्पिंग इन कवरिंग फिक्स कॉस्ट. अब हमने वो प्रोडक्ट ही बंद कर दिया, तो वो कंट्रीब्यूशन चला गया उस प्रोडक्ट का. उसके लिए की वजह से हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया, लॉस भी हो सकता था, लेकिन उसने चेंज इन प्रॉफिट पूछा, इसका ना न्यू प्रॉफिट ही है. चेंज अगर निकालना है तो ऑब्वियसली आपका 57,000 माइनस 6 था. तो पहले हमारा प्रॉफिट 57 था, अब वो 6 पे चला गया, तो उसका ना हमारा प्रॉफिट 51,000 से डिक्रीज हो रहा है. 30 हम करेंगे नहीं, क्योंकि बजट्स की थ्योरी नाउ हैज़ बीन किक्ड आउट ऑफ एस, एंड विल
विल बी अ पार्ट ऑफ A2 सिलेबस। तो A2 में पहले भी था। अब ये कि उसकी थ्योरी एस में उन्होंने इंक्लूड कर दी थी, तो अब वो रिमूव हो गई है। अब कैलकुलेशन प्लस थ्योरी बजट A2 में ही है। तो वी डोंट नीड टू डू MCQ 30।